बड़ी और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडियन एयरफोर्स ने जब बंकरों पर 1000 पाउंड का बम गिराया, कारगिल वॉर पार्ट 3 तारीख एपिसोड 763। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा रोहित चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। साल 1999 मई महीने का आखिरी हफ्ता, कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और अब बारी थी भारत के जवाब की। काम मुश्किल था। युद्ध की शुरुआत के बाद पूरे मई महीने के दौरान भारतीय फ़ौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि फ़ौज के हौसले बुलंद थे। अ सोल्जर्स डायरी कारगिल द इनसाइड स्टोरी में हरिंदर बवेजा एक किस्से का जिक्र करती हैं। तोलो लिंक पर चढ़ाई के दौरान एक बम ठीक कश्मीर सिंह के बगल में आकर फूटा। हाथ टूटकर उनका अलग हो गया। सोचिए इसके बाद कश्मीर सिंह ने क्या किया होगा। वो उठे, अपना कटा हुआ हाथ उन्होंने उठाया और चलने लगे। जबरन उन्हें साथियों ने स्ट्रेचर पर लेटाया और इस दौरान उनके आसपास खड़े सैनिकों में से किसी ने अनायास पूछ दिया कि टाइम क्या हुआ है। कश्मीर सिंह ने यह सुना और कहा, मेरे कटे हुए हाथ पर घड़ी बंधी है, जाकर देख लो। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर हम पेश कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़। 5 अंकों में आपको सुनाएंगे कारगिल की पूरी कहानी। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ का प्लान कैसे तैयार किया और कैसे भारत को घुसपैठ का पता चला। आज जानेंगे कैसे एक फ़ोन कॉल से पाकिस्तान की पोल खुली। ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या था, इजराइल ने इस युद्ध में हिंदुस्तान की मदद कैसे की और कारगिल में कैसे भारत ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। कारगिल युद्ध के बारे में बार बार एक सवाल उठाया जाता है कि हिंदुस्तान ने एलओसी पार क्यों नहीं की, जबकि भारतीय सेना के पास अच्छा मौका था, कारण था, पाकिस्तान ने वादा तोड़ा था। हालांकि इस युद्ध में एक मौका आया था जब भारत ने एलओसी पार करने की तैयारी कर ली थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की तैयारी कर ली थी। सिलसिलेवार घटनाओं की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से। 2 लोगों में बात चल रही है। बात क्या आपने कल की खबर सुनी? मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट से बात की है। उन्होंने कहा कि मामले को तूल आप लोग दे रहे हैं। वो तनाव कम करने के लिए विदेश मंत्री सरताज अजीज़ को दिल्ली भेज सकते हैं। ये बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अजीज़ खान के बीच। साल 1999 मई महीने का तीसरा हफ्ता। मुशर्रफ थे बीजिंग में और इस वक्त तक अपनी जीत को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। सोचिए, विदेश दौरे पर चले गए। इसी चक्कर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी ये बातचीत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सकती है। इस फ़ोन कॉल को टैप किया गया, रिकॉर्ड किया गया और इसके ज़रिए भारत में दुनिया के सामने साबित किया कि कारगिल में घुसपैठ करने वाले मुजाहिदीन नहीं, पाकिस्तान के रेगुलर सैनिक थे। 11 जून को ये टेप दुनिया के सामने रखे गए। इसके अगले ही रोज़ पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज़ दिल्ली आए। बैठक हुई। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को वापस बुलाए, हाथ भी नहीं मिलाया और कैप्टन सौरभ कालिया समेत 6 भारतीय फौजियों को टॉर्चर करने वाले जवानों को सज़ा दी जाए। पूर्व भारतीय डिप्लोमेट विवेक काटजू हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में बताते हैं कि सरताज की मुलाकात प्रधानमंत्री वाजपेयी से भी हुई थी। वाजपेयी अभी तक इस धोखाधड़ी पर हैरान ही थे। उन्होंने सरताज से मिलते ही पूछा कि क्यों सरताज साहब, लाहौर की बस कारगिल कैसे पहुंच गई। सरताज अजीज़ हालांकि अभी भी इस बात पर डटे हुए थे कि कारगिल में उनके लोग नहीं हैं। बैठक बेनतीजा रही। सरताज लौट गए। इस मुलाकात के बाद एक और दिलचस्प घटना हुई। साल 2016 में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरताज के लौटते ही एयरफोर्स की एक मीटिंग बुलाई गई। इस घटना का लेखा जोखा स्क्वाड्रन डायरी में दर्ज भी है, जिसमें लिखा था 12 जून की रात एयरफोर्स हेडक्वार्टर में ऑर्डर दिया गया कि 13 जून की सुबह हमले के लिए तैयार रहना है। हमने पाकिस्तानी करेंसी अपने पास रखी और अपने घर वालों को चिट्ठियाँ भी लिख डाली। हमारा उड़ने का प्लान सुबह 6:30 बजे का था। जवान पायलट इस हमले को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत MiG-27 को रावलपिंडी एयरबेस पर हमला करना था। मैप जानते होंगे तो रावलपिंडी इज़ नेक्स्ट टू इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के करीब हमले की तैयारी थी। इस हमले में MiG-27 के साथ MiG-21 और MiG-29 को भी जाना था। हालांकि आखिरी वक्त में ये प्लान कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ऊपर से इस ऑपरेशन को फाइनल हरी झंडी मिली नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्रधानमंत्री वाजपेयी के सख्त निर्देश थे कि एलओसी को पार नहीं करना है।
अब एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसके बावजूद आईएफ ने कारगिल युद्ध में बड़ा असर डाला। कारगिल में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। अब इस सफेद सागर की शुरुआत कैसे हुई? सीन यह है कि 8 मई 1999 की तारीख थी। एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस वायुसेना अध्यक्ष अपने दफ्तर में थे दिल्ली में। शाम को उनके दफ्तर में एयर मार्शल बेन ब्रार एंटर करते हैं। बेन ब्रार तब एयरफोर्स के वाइस चीफ थे और दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पिया करते थे, दोनों ऑफिसर्स। उस रोज़ ब्रार आए तो भौहें उनकी तनी हुई थी, चेहरे पर शिकन थी। उन्होंने कहा आते ही कि सर, कारगिल से कुछ दिक्कत वाली खबर आ रही है। एयर चीफ मार्शल टिपनिस पूछते हैं कि वेस्टर्न कमांड या आर्मी स्टाफ से कोई खबर आई है? तीनों सेनाओं के बीच अगले कुछ दिनों में एक साझा अभ्यास होने वाला था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जो बहुत ही टेक्निकल था, पेचीदगी वाला अभ्यास था। अब एयर चीफ मार्शल टिपनिस मानकर चल रहे थे कि अगर कारगिल में दिक्कत वाकई बहुत बड़ी होती तो अब तक ड्रिल कैंसिल होने की खबर उन तक आ जाती। अगले दिन यानी 9 तारीख को कारगिल से सीरियस सिचुएशन की खबर आ ही गई। आर्मी चीफ जनरल वेद मलिक देश से बाहर थे, इसलिए एयर चीफ मार्शल टिपनिस ने ब्रार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर हालात के बारे में पता करने को कहा। मतलब इस तरह से मीटिंग क्राफ्ट की गई कि एयरफोर्स के वाइस चीफ आर्मी के वाइस चीफ से एक बार मिलें और आइडिया लें। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर तब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। जनरल चंद्रशेखर ब्रार को बताते हैं कि आर्मी घुसपैठियों से निपट रही है। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी एक शिकायत भी दर्ज कराते हैं जो उनको नॉर्दर्न कमांड से सुनने को आई थी। जनरल चंद्रशेखर बताते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी से फायर सपोर्ट मांगा, लेकिन इनकार किया गया वायुसेना की तरफ से। जनरल चंद्रशेखर चाहते थे कि आर्मी को मिल मी-25 हिंड हेलीकॉप्टर्स दिए जाएं। वायुसेना की तरफ से जवाब आया कि इतनी ऊंचाई पे मी-25 अच्छे से काम कर नहीं पाएंगे, बहुत भारी हेलीकॉप्टर है। ब्रार चंद्रशेखर को बताते हैं कि जिन वायुसेना के अधिकारी की बात आप कर रहे हैं उनके पास वैसे भी अथॉरिटी नहीं है। आप जिस तरह का फायर सपोर्ट चाहते हैं उसके लिए आपको एक बार एयर चीफ मार्शल से कम्युनिकेट करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर हाल के लिए बात टाल देते हैं कि जब आर्मी चीफ आएंगे तब एयरफोर्स चीफ से बात होगी। इधर एयर चीफ मार्शल टिपनिस के पास खबर आती है कि आर्मी अपने चीता हेलीकॉप्टर्स को अटैक के लिए तैयार कर रही है जो आर्मी एविएशन कोर के पास है। ये सुनते ही एयर चीफ मार्शल टिपनिस समझ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। 2006 में छपे एक आर्टिकल में टिपनिस लिखते हैं कि अंडों के खोल के बराबर मजबूत चीता को ऑफेंसिव पर लगाना ऐसा था मानो मुर्गी को हलाल करने के लिए भेजा जा रहा हो। अंडे के खोल की बात इसलिए की गई है क्योंकि चीता एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसमें उस तरह की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ नहीं है अगर नीचे से फायर आता है तो, इसलिए एयर चीफ मार्शल ने कहा। इसके बाद कहानी 24 मई तक आती है। एयरफोर्स अभी तक अटैक में शामिल नहीं हुई थी या नहीं की गई थी, आप जैसे भी कहना चाहें। 24 मई को तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हुई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सेनाध्यक्ष एक साथ बैठे। आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने वायुसेना से अटैक हेलीकॉप्टर्स मांगे, लेकिन एयर चीफ मार्शल टिपनिस इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने 2 रीजंस दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं आ जाता हूँ, आईएफ की एंट्री हो जाती है तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर एयरफोर्स आ जाती है तो बात बड़े लेवल पे चली जाएगी। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि आप कारगिल की पीक्स पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के पास उन पर हमला करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल्स हैं जिनसे वो आसानी से हमारे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना लेंगे। फिर जो हमारे मी-25 हैं वो बहुत हैवी हैं। अब टिपनिस ने ये 2 बातें सामने रखी, लेकिन आर्मी चीफ जनरल मलिक कोई दलील सुनना नहीं चाहते थे। उन्हें जल्द से जल्द अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए ही थे। उन्होंने सवाल दागा कि क्या आपको लगता है कि 40 साल के अपने मिलिट्री करियर में मुझे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के बारे में कुछ नहीं पता? अब सिचुएशन संभालने के इरादे से एयर चीफ मार्शल टिपनिस जनरल मलिक से कहते हैं कि मुझे भी खुद सब कुछ नहीं पता है हेलीकॉप्टर्स के बारे में, लेकिन मामला इस बात से भी ठंडा नहीं होता है। एयर चीफ मार्शल खुद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपके नॉलेज को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात सामने रख रहा हूँ, मुझे भी कहाँ सब कुछ पता है हेलीकॉप्टर्स के बारे में। जनरल मलिक जवाब देते हैं कि अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ऐसे ऐसे ही मैं खुद निपट लूँ। ये कहते हुए आर्मी चीफ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एयर चीफ मार्शल के लिए पसोपेश में डाल देने वाली बात थी। टिपनिस लिखते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स का रिश्ता नहीं ख़राब होना चाहिए। ये सोचकर वो एक और बार आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर दूंगा आपको, बस 24 घंटे का टाइम मुझे चाहिए। इसके बाद 25 मई को एक और मीटिंग होती है। इस बार प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी मीटिंग में आते हैं।
और अपने चिर परिचित अंदाज में अटल कह देते हैं कि ठीक है, कल से शुरू करो। ऑपरेशन सफ़ेद सागर को इस तरह हरी झंडी मिली। एक शर्त लगाई गई कि चाहे कुछ भी हो जाए LOC पार नहीं की जाएगी। क्योंकि Mi-25 बहुत हैवी हेलीकॉप्टर्स लग रहे थे एयरफोर्स को, इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में रॉकेट पॉड्स लगाए और इनसे हमला शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तानी बंकर्स को टारगेट किया एक्यूरेटली, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स के साथ ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये भी बड़े हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स थे, इसलिए एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ते थे और जब ज़्यादा करीब जाते थे बंकर्स के अटैक करने के लिए तो ये पाकिस्तानी मिसाइल्स के रेंज में आ जाते थे और इस चक्कर में 2 दिनों के अंदर भारत को लगातार हेलीकॉप्टर्स का नुकसान हुआ। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स को मैदान में उतारा, लेकिन कारगिल की धुंध भरी पहाड़ियों में उन्हें एक्यूरेट टारगेटिंग की ज़रूरत थी, जिसके लिए चाहिए थे लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स या LGBs जो घने कोहरे और बादलों के बीच भी निशाना लगा सकें। भारत के पास 60 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स थे जब कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन एयरफोर्स इन्हें यूज़ नहीं करना चाहती थी। वजह ये थी कि उस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्या बाकी जगह इसका फॉलोआउट देखने को मिलेगा, क्या पंजाब राजस्थान में भी हम लड़ रहे होंगे। अगर सीमा के आर पार युद्ध हो जाता, फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता, तो ये जितने 60 LGBs थे हमने मार्क किए हुए थे पाकिस्तान में टारगेट्स के लिए, कोई रेलवे लाइन, कोई पुल या कोई डैम। इसलिए एयरफोर्स इन्हें कारगिल में नहीं चलाना चाहती थी ताकि अगर लड़ाई बढ़े तो भारत की जो पहले से तैयारी है उस पर असर ना पड़े। इसके अलावा एक दिक्कत और थी, भारत के पास टारगेटिंग पॉड्स नहीं थे तब, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो टारगेट को पहचानने और उस तक निशाना लगाने के काम आते हैं। बेसिकली वो लीड करते हैं बॉम्ब को। इस मामले में 1997 में भारत और इजराइल में एक डील हुई थी, लेकिन पॉड्स आने में टाइम था। कारगिल युद्ध जब छिड़ा तब तक इनकी डिलीवरी का वक्त आया नहीं था किसी भी वजह से। बावजूद इसके इजराइल ने युद्ध के बीचों बीच पॉड्स की डिलीवरी की। इतना ही नहीं, अपने इंजीनियर्स को भी हिंदुस्तान भेजा। इस तरह टारगेटिंग पॉड्स का इंतज़ाम हुआ। सवाल खड़ा हुआ कि पॉड्स आ गए, लेकिन बॉम्ब कौन सा चलाएंगे। इजराइल के जो पॉड्स थे उनके साथ पेवे 2 LGBs का इस्तेमाल होता था। बहुत ही पॉपुलर लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। अब इनके आधे स्पेयर पार्ट्स US से आने थे और आधे ब्रिटेन से। अब आप याद कीजिए कि 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस वजह से हथियारों के इंपोर्ट पर लग गया था बैन। तो एयरफोर्स ने तय किया कि पेवे के लिए वेट करने से अच्छा है हमारे पास जो अपने देसी बॉम्ब्स हैं उनको चलाए। देसी मैं उन बॉम्ब्स को कह रहा हूँ जो एयरफोर्स का ट्रेडिशनल 1000 पाउंडर होता है, जिसको सादी भाषा में डम बॉम्ब भी कह दिया जाता है। अनगाइडेड बॉम्ब्स है जिनको ग्रेविटी के हिसाब से और एयरक्राफ्ट के ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से वो अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। तो एयरफोर्स ने फ्रांस में बने फाइटर जेट्स पर फिर इजराइल में बना टारगेटिंग पॉड लगाया और उसमें एक देसी बॉम्ब चलाने का प्लान बनाया। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन फाइटर जेट्स को कभी टेस्ट नहीं किया गया था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इजरायली पॉड का सॉफ्टवेयर बंद पड़ जाता था क्योंकि उसमें एक बग था और ट्रबल शूट करने के लिए टाइम नहीं था। बावजूद इसके एयरफोर्स ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए रिस्क लिया और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान इन पॉड्स को यूज़ किया और इन्होंने बड़ा असर डाला। 25 जून की सुबह मिराज 2000 फाइटर जेट्स टाइगर हिल की तरफ बढ़े। टाइगर हिल से 7 किलोमीटर दूर से पहले जेट्स ने जुगाड़ वाला बॉम्ब अपना चला दिया। वो जुगाड़ जो उस दिन से पहले कभी आजमाया भी नहीं गया था, कोई ट्रायल नहीं हुआ था। बावजूद इसके बम टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकर पर एक्यूरेटली लगा तो वहाँ सिर्फ एक पाकिस्तानी फौजी जिंदा बच पाया था। बम का वार अचूक था। इस हमले को नोटिस करने के लिए, देखने के लिए एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस खुद एक फाइटर जेट में बैठ कर के पीछे आ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस तरह तबाह हुआ। ऐसा एक हमला कारगिल के पूर्वी सेक्टर में स्थित मंथुद हालों में हुआ जहां पाकिस्तानी सेना का एम्यूनिशन डंप था। 4 मिराज 2000 सॉर्टी पर निकले और एक सिंगल अटैक में 250 किलो के 6 बॉम्ब्स गिराए। इस हमले में बताया जाता है कि 300 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और पाकिस्तानी ऑपरेशंस की इसके बाद कमर टूटना शुरू हो गई। हरिंदर बवेजा अपनी किताब में लिखती हैं कि एयरफोर्स के ऑपरेशन से पहले सेना का मनोबल गिरा हुआ था। भारत को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन जब 26 मई को एयरफोर्स ने धार दिखाई, फौज में भी एक नए जोश का संचार हुआ। मनोबल गिरने की जो बात है वो स्पेसिफिकली टोलो लिंक पे जिस तरह से फॉर्मेशंस को भेजा जा रहा था उनके पास में पूरी जानकारी नहीं थी और मैसिव कैजुअल्टीज़ हो रही थी।
उसका फॉल आउट था जो मनोबल हमारा टूट रहा था। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया, कारगिल की लड़ाई 2 सेक्टर्स में बटी हुई थी, बटालिक सेक्टर और कारगिल सेक्टर। कारगिल में तोलोलिंग जैसी पीक्स चैलेंज पेश कर रही थी, जिसकी लड़ाई अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन बटालिक में भी ऑपरेशन उतना ही मुश्किल था। तोलोलिंग के बारे में पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक कह चुके हैं कि यहाँ की जीत कारगिल वॉर का टर्निंग पॉइंट था। ज़्यादातर ऑफिसर्स अग्री करते हैं इस बात से। हालांकि बटालिक सेक्टर में जिस लड़ाई ने युद्ध का रुख मोड़ा वो थी खालूबर की लड़ाई। खालूबर पीक के ठीक पीछे पाकिस्तान की 5 NLI ने रसद की सप्लाई लाइन बनाई हुई थी। वहाँ से उनका पूरा एम्यूनिशन, खाना पीना, मक्खन, ये सब आया करता था नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का। अब पाकिस्तान के सैनिक यहाँ से भारतीय फौज की पूरी मूवमेंट पर नज़र भी रखते थे। यहाँ आने के लिए 80 डिग्री में एक सीधी चढ़ाई आपको चढ़नी होती थी, वो भी बर्फ़ के बीच। 0 से नीचे तापमान था। जून के महीने में भारतीय फौज ने 2 बार इसे कब्जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से हो रही लगातार फायरिंग और पाकिस्तानी वहाँ से पत्थर भी फेंकते थे, इसके बीच इस काम को अंजाम देना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। अंत में ये जिम्मेदारी दी गई 1/11 गोरखा को। 3 कंपनियों को इस बटालियन के काम में आगे किया गया, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी और CO की कंपनी। ब्रावो कंपनी सबसे आगे थी, जिसमें शामिल थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। 2 जुलाई को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 घंटे की चढ़ाई के बाद ये लोग स्टॉप नाम के पॉइंट तक पहुँचे। इसके आगे चलते हुए खालूबर के बेस तक पहुँचना था। आगे चढ़ाई और कठिन थी, इसलिए इन लोगों ने अपने हथियारों के अलावा दूसरा सामान वहीं छोड़ दिया। आगे के सफ़र में ज़ोरों की बर्फ़ पड़ने लगी। इसका एक फ़ायदा हुआ कि रात में दुश्मन द्वारा देखे जाने का ख़तरा कम हुआ, लेकिन साथ ही रेडियो सेट ने भी काम करना बंद कर दिया। कर्नल तोमर याद करते हैं, जनक बहादुर हमारा कंपनी हवलदार मेजर था, उसे चोट लगी, इसलिए मैंने उसे बेस कैंप में रुकने को कहा, जो फायर बेस होता है, लेकिन वह हमारे साथ आ गया। जब रेडियो सेट ख़राब हुआ, जनक बहादुर दौड़कर एक से दूसरी प्लाटून तक जाते थे और निर्देश देते थे। खालूबर ऑपरेशन के लिए गोरखा राइफल्स के जवान 14 घंटे तक चढ़ाई करते रहे। पूरी चढ़ाई के दौरान ऊपर से भारी गोलीबारी हो रही थी। तापमान 0 से 29 डिग्री नीचे था। चढ़ाई की शुरुआत में तीनों कंपनियों को मिलाकर कुल 100 लोग थे, लेकिन आखिरी के 500 मीटर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 70 बचे। कई गोली से घायल हुए तो कई वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इस मिशन को कमांड कर रहे कर्नल ललित राय बताते हैं, साथियों के लहूलुहान शरीरों के सपने आज भी कई बार रातों को जगा देते हैं। भयानक हालात के बावजूद कर्नल राय और उनके साथी आगे बढ़ते रहे। खालूबर पीक पर एक मशीन गन तैनात थी और साथ ही उसकी बाईं तरफ 4 बंकर्स भी थे, जिनसे लगातार गोलीबारी होती थी। कर्नल राय ने लेफ्टिनेंट मनोज के साथ एक टीम को बंकरों की तरफ भेजा और ख़ुद सीधा चोटी का रुख किया। कैप्टन मनोज ने गज़ब का साहस दिखाते हुए चारों बंकरों को हथगोलों से नष्ट कर दिया। इस दौरान उनके पैर में गोली लगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। कुछ ही देर में 1/11 गोरखा के जवानों ने खालूबर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसी दौरान लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे वीरगति को प्राप्त हो गए। लड़ाई हालांकि अभी भी जारी थी। कर्नल राय बताते हैं कि चोटी पर कब्जा करने तक हम में से सिर्फ 8 लोग सही सलामत थे। पाकिस्तानी सैनिक भाग चुके थे, लेकिन चूंकि उनकी सप्लाई लाइन पर ये चीज़ बनी हुई थी, ये फीचर था, इसलिए हमें पता था कि वो एक बार फिर हमला करेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा किया भी, लेकिन कर्नल राय और उनके 8 साथी उनका मुकाबला करते रहे। कर्नल राय बताते हैं कि मेरी राइफ़ल में 2 ही गोलियां बची। मैंने सोचा कि एक से दुश्मन को मारूंगा और दूसरी मैंने अपने लिए बचा के रखी। अब पीक पर जितने जवान मौजूद थे सभी तनाव में थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमला होगा। ऐसे में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। कर्नल राय बताते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी भाषा में गाली देते हुए आ रहे थे। मैंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी पंजाबी उतनी अच्छी थी नहीं। ऐसे में मैंने अपने सोल्जर्स से कहा कि दुश्मन तुम्हारे CO को गाली दे रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। वहाँ मौजूद सभी लोग गोरखा थे। इनमें से एक भी गाली देने में माहिर नहीं था। वो लोग इस तरह की गालियाँ नहीं देते। इसलिए कुछ सेकंड तक वो सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि साहब ने क्या ऑर्डर दिया है। फिर उनमें से एक ने कहा कि साहब ने हुक्म दिया है तो गाली तो देना ही पड़ेगा। सब ने आपस में तय कर ज्ञान बहादुर नाम के एक जवान को इसकी जिम्मेदारी दी कि आप गाली देंगे। ज्ञान बहादुर खड़े हुए और एकदम सख्त लहजे में चिल्लाकर उन्होंने कहा कि ओ पाकिस्तानी, तुम इधर आए तो तुम्हारा मुंडी उखाड़ देगा। ये सुनकर कर्नल राय ने उनसे कहा कि पाकिस्तानी सुनकर हंसते हंसते मर जाएंगे कि ज्ञान बहादुर को गाली देना तक नहीं आता। अचानक इस तनाव भरे माहौल में सबकी हंसी छूट गई। ज्ञान बहादुर आगे कहते हैं कि अब तो खुकरी निकाले रहा तेसले ठीक पार छू, यानी अब तो खुकरी निकाल कर ही उसको ठीक करूँगा। ये गाली में अपन पीछे पड़ रहा है, मैं असली गेम बताता हूँ। खालूबर पीक पर जब ये वाक़या हो रहा था,
पाक फौज के 40 जवानों की टुकड़ी एक और हमले की आस में इस ओर बढ़ रही थी, प्लाटून साइज। कोई चारा न देख कर्नल राय को उस वक्त एक आइडिया सूझा। उन्होंने अपने रेडियो से दूसरी पहाड़ी पर मौजूद एक ऑफिसर से कहा कि मुझसे रेफरेंस लेकर आप पीक की तरफ आर्टिलरी फायर दो। कुछ मिनटों में बोफोर्स से पीक की तरफ गोलीबारी होने लगी। अब कर्नल राय और उनके साथियों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि आर्टिलरी फायर की शर्त है कि हमारे अपने जवान जो है वो कम से कम 600 यार्ड जो आखिरी हैं उसके पीछे होने चाहिए, क्योंकि ख़तरा होता है कभी कोई बम इधर उधर फट जाए। कर्नल राय और उनके साथी चट्टान की दरारों में छिपे रहे और बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तानी अटैक को एक बार फिर पीछे खदेड़ दिया। कारगिल वो लड़ाई थी जहाँ पे बोफोर्स को एक डायरेक्ट फायर वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था, उसका ही ये उदाहरण था। कुछ देर में भारतीय फ़ौज की कुछ और टुकड़ियाँ खलूबर तक पहुँच गई और पीक पर पूरी तरह भारतीय फ़ौज इस्टेब्लिश हो गई। इस पूरी मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तान का एक सिपाही युद्धबंदी भी बनाया गया, जो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्दर्न आर्मी का जो हेडक्वार्टर है उधमपुर में और आर्मी हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, उनकी तरफ से बहुत लंबे समय से प्रेशराइज़ किया जा रहा था सभी फॉर्मेशंस को कि आप लड़िए, लेकिन आप कम से कम एक पाकिस्तानी को ज़िंदा पकड़िए ताकि दुनिया के सामने खड़ा किया जा सके कि ये पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं। कर्नल राय बताते हैं उस फौजी का नाम नायक इनायत अली था। युद्धबंदी बनने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि वो किसी गोरखा को देखना चाहता है। कर्नल राय ने अपने एक जवान को उसके सामने पेश किया और दिखाया कि ये होता है गोरखा, और जवान ने अपनी खुखरी निकाल कर भी उसको दिखाई। बाद में इनायत अली को दिल्ली भेजा गया। खालूबर पीक पर कब्जे के लिए किए गए ऑपरेशन के लिए 1/11 गोरखा को यूनिट साइटेशन मिला और द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का टाइटल भी। अदम में साहस दिखाने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र और कर्नल राय को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ खालूबर की कहानी के साथ ही आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम जानेंगे कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी, बैटल ऑफ तोलोलिंग। भारत ने तोलोलिंग में कैसे खेल पलटा, किस हथियार ने बदली युद्ध की कहानी, जानेंगे सारी चीज़ें कल के एपिसोड में। तारीख का आज का एपिसोड कमल ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। जय हिंद। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने कारगिल वॉर की एक और एपिसोड देखी और इसमें हम लोगों को और जानकारी मिली कि युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। इनफैक्ट मैं एपिसोड देखते हुए ये चीज़ सोच रही थी कि कितनी चीज़ें होती हैं कि आपको सबको एक टेबल पर लेकर आना है और बहुत शॉर्ट टाइम में। यार मैं हाँ। अब ये चीज़ सोच रही थी, मैं ये सोच रहा था कि ऑन दी मोमेंट जो है डिसीजन लेना जो है वो कितने मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर समटाइम्स आपके जो लीडर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए हों, वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो चीज़ें और ज़्यादा दिक्कत भरी हो जाती हैं। बिल्कुल। बाकी मैं ये कहूँगी कि अभी आई थिंक कल जब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देंगे, क्योंकि 5 एपिसोड्स में है, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। बट भाई युद्ध मैं कहूँगी कि बहुत ही खौफनाक होता है और क्या सिचुएशन कहाँ पर क्या हो जाए आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।